नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। चुनाव आयोग ने बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि एसआईआर की पहली लिस्ट में उनका नाम नहीं है। चुनाव आयोग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव का नाम मतदाता सूची में मौजूद है। चुनाव आयोग ने कहा कि हमारे संज्ञान में आया है कि तेजस्वी यादव ने एक शरारतपूर्ण दावा किया है कि उनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है। उनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में क्रमांक 416 यानी कि 416 पर दर्ज है, इसलिए उनका दावा झूठा और तथ्यात्मक रूप से गलत है। तेजस्वी यादव का झूठ पकड़े जाने के बाद उन्होंने अपना बूथ बदले जाने की बात कही, लेकिन पटना के जिलाधिकारी ने तथ्यों के साथ कहा है कि तेजस्वी का नाम उसी बूथ में शामिल है जहां वो वोट करते रहे हैं। तेजस्वी यादव पर एक नया विवाद खड़ा हो गया है क्योंकि तेजस्वी यादव ने जो एपिक नंबर बताया है और चुनाव आयोग ने जो एपिक नंबर जारी किया है वो दोनों अलग अलग हैं। इसके बाद तेजस्वी यादव के पास दो वोटर कार्ड होने का मामला गर्मा गया है। तेजस्वी यादव के पास 2 एपिक नंबर का मामला सामने आने के बाद बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव को घेरा है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के बड़े घपले घोटाले हैं और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के 2 मतदाता कार्ड बनवाए होंगे। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि बिहार में मतदाता सूची के प्रारूप के प्रकाशन के बाद 24 घंटों में किसी भी राजनीतिक दल ने कोई भी दावा या आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 2024 के लोकसभा चुनाव में धांधली के दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। निर्वाचन आयोग ने एक्स पर एक फैक्ट चेक पोस्ट में कहा कि राहुल गांधी के बयान भ्रामक और निराधार हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि राहुल गांधी ने बार बार निराधार और भ्रामक आरोप लगाए हैं, जिनमें वोट चोरी जैसे निराधार दावे भी शामिल हैं। इन निराधार आरोपों का उद्देश्य चुनाव मशीनरी पर अनुचित दबाव डालना है। चुनाव आयोग ने कहा कि उसने राहुल गांधी को 12 जून 2025 को वार्ता के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन अभी तक उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। भारत को स्पेन से 16 एयरबस C295 सैन्य परिवहन विमानों की अंतिम खेप प्राप्त हो गई है। ये विमान स्पेन के सेविले में भारतीय राजदूत दिनेश के पटनायक और भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में सौंपे गए। इसकी डिलीवरी समय से 2 महीने पहले की गई है। 16 एयरबेस C295 देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण साबित होगा। ये 5 से 10 टन क्षमता वाला परिवहन विमान है जो आधुनिक तकनीक से लैस है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस बार विधानसभा सत्र 4 अगस्त से शुरू होकर 8 अगस्त तक चलेगा। इतिहास में पहली बार दिल्ली विधानसभा अब ई-विधानसभा होगी जो पेपरलेस होगी। दिल्ली के सीएम ने कहा कि दिल्ली विधानसभा में 500 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है, जिससे अब विधानसभा सौर ऊर्जा से संचालित होगी। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों से 16 अगस्त तक राजधानी में पैराग्लाइड, हैंगग्लाइड और हॉट एयर बैलून जैसे उप पारंपरिक हवाई प्लेटफॉर्मों की उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस वर्ष हर घर तिरंगा अभियान 2025 को और अधिक प्रभावशाली और व्यापक बनाने के लिए पूरी तैयारी शुरू कर दी है। इस दिशा में प्रदेश के मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने कहा कि इस बार प्रदेश भर में 4.6 करोड़ से ज्यादा तिरंगे फहराने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश के बरेली में आगामी 19 अगस्त को शहर में निकलने वाली गंगा महारानी की भव्य शोभा यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड की ओर से आज नीट पीजी की परीक्षा आयोजित होने जा रही है। परीक्षा सुबह 9 बजे से शुरू होकर दोपहर 12:30 बजे तक चलेगी।
ये परीक्षा पूरी तरह कंप्यूटर बेस्ड जो होगी, लिहाजा परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थी अपने साथ पेन पेंसिल कोई राइटिंग पैड नहीं ले जा सकते हैं। किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी साथ ले जाने की पाबंदी है। श्री अमरनाथ जी यात्रा को तय समय से पहले स्थगित कर दिया गया है। यात्रा को दोनों रास्तों पहलगाम और बालटाल से स्थगित करने का फैसला लिया गया है। हाल ही में हुई बारिश के कारण ट्रैक कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गया है और फिसलन भी बढ़ गई है। यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ये निर्णय लिया गया है। इस वर्ष 3 जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा का रक्षाबंधन के दिन 9 अगस्त को समापन होना था। इस वर्ष 4.10 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा में दर्शन किए। श्रावण मास के पावन अवसर पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती हुई। अमृत उद्यान का ग्रीष्मकालीन वार्षिक उत्सव 16 अगस्त से 14 सितंबर तक जनता के लिए खुला रहेगा। इस दौरान उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। रखरखाव के कारण उद्यान सभी सोमवार को बंद रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क होगा। राष्ट्रीय खेल दिवस और शिक्षक दिवस के अवसर पर 29 अगस्त को एथलीटों और खिलाड़ियों को और 5 सितंबर को शिक्षकों को अमृत उद्यान में विशेष प्रवेश दिया जाएगा। दिल्ली एनसीआर में रात से ही जमकर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 1-2 दिनों के दौरान दिल्ली एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में अत्यधिक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, केरल और बिहार में भी आज मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई है। झारखंड, मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर राजस्थान, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी जिलों में अगले 24 घंटों के लिए मध्यम फ्लैश फ्लड का खतरा बताया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में कई इलाकों में जलभराव हो गया है, जिससे राहगीरों और स्थानीय निवासियों को दिक्कतें हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहत व बचाव कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए अपने मंत्रियों की एक विशेष टीम 11 का गठन किया है। ये टीम 11 बाढ़ प्रभावित 12 जिलों में राहत कार्यों की निगरानी करेगी। वहीं सीएम योगी ने प्रभावित जिलों के डीएम, एसपी, सीएमओ सहित समस्त वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड में रहकर 24 घंटे निगरानी करने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने तटबंधों की 24 घंटे निगरानी, जलभराव वाले गांवों से पानी की शीघ्र निकासी, राहत शिविरों में भोजन, दवा, शौचालय, साफ सफाई और महिलाओं व बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय हो गया है। ऊना में बारिश ने 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ऊना में 6 घंटों के भीतर रिकॉर्ड 220 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। हिमाचल में लगातार बारिश और भूस्खलन से राज्य में 2 राष्ट्रीय राजमार्ग सहित कई सड़कें बंद हो गई हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में बिजली ट्रांसफार्मर और पेयजल योजनाएं ठप हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने मंडी में आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया और पीड़ितों को राज्य और केंद्र सरकार से पूरी मदद का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि आपदा प्रभावित लोगों के बीच 3.26 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की है। प्रशासन बढ़ती जरूरतों को पूरा कर रहा है। उत्तराखंड के नैनीताल में प्रशासन ने अवैध मजारों पर बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा के बीच 3 अवैध मजारों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। एनआईए ने सुहास शेट्टी की हत्या मामले में कर्नाटक में 18 ठिकानों पर बड़े पैमाने पर छापेमारी की। एनआईए ने इस मामले में गिरफ्तार 12 व्यक्तियों और विभिन्न संदिग्धों के घरों की तलाशी ली। फेक बैंक गारंटी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ने बिस्वाल ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड के एमडी को गिरफ्तार किया।
भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा ने हैदराबाद में महाधरना का आयोजन किया। ये प्रदर्शन स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग के लिए 42% आरक्षण की मांग को लेकर हुआ। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल मुंबई में आयोजित प्रमुख इस्पात उत्पादकों के साथ एक संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम सब मिलकर एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बना रहे हैं जो आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करेगा। दिल्ली में आज फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए फिट इंडिया मूवमेंट का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाना है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने अब तक 3 आतंकियों को ढेर करने में सफलता पाई है। सुरक्षा बलों के अनुसार इलाके में और भी आतंकवादी छिपे हो सकते हैं। इसके चलते सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर रखी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने श्रीनगर में चिनार पुस्तक मेले का उद्घाटन किया। ये मेला राष्ट्रीय पुस्तक न्यास और राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद द्वारा आयोजित किया गया। चिनार पुस्तक महोत्सव 10 अगस्त तक चलेगा। महोत्सव में लगभग 200 प्रकाशक और अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, कश्मीरी, गोजरी, डोगरी और अन्य भारतीय भाषाओं की पुस्तकों का विस्तृत संग्रह शामिल है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 21वीं सदी में एक ज्ञान आधारित सदी की कल्पना हो रही है, जिसमें सभी राज्यों के विश्वविद्यालयों को इसके लिए तैयार किया जाएगा। राजस्थान के अजमेर में वन विभाग ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अजमेर के तारागढ़ क्षेत्र में तारागढ़ किले से लेकर कचहरी तक वन विभाग की भूमि पर से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। दम आलू कैसे बनाए? और दाल तड़का भी और मशरूम मसाला भी। बिना MDH मसालों के टेस्टी खाना कैसे बनेगा? MDH दम आलू, दाल तड़का और मशरूम मसाला। MDH से खाना हर बार मजेदार। मस्त है, सरस है। उड़ी बाबा। MDH सदा आपको नए स्वाद देने के लिए प्रतिबद्ध है। MDH। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ। पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। SBI रिसर्च रिपोर्ट्स के मुताबिक RBI आगामी 5 से 7 अगस्त को होने वाली मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो दर में 25 आधार अंकों BPS की कटौती की घोषणा कर सकता है। रिपोर्ट के अनुसार अगस्त में दरों में एकमुश्त कटौती से ऋण वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा, जिससे जल्दी दिवाली जैसी फीलिंग आ सकती है, क्योंकि वित्त वर्ष 2026 का त्योहारी सीजन शुरू हो गया है। रिपोर्ट में आगे कहा गया, औसत CPI मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2027 में भी 4% से नीचे बनी रहेगी। ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में नेट ऑपरेटिंग इनकम में 13% की बढ़ोतरी दर्ज की है। कंपनी की NOI 498.6 करोड़ रुपए रही। भारत साइबर सुरक्षा क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है और वैश्विक सुरक्षा कंपनियों की अगली पीढ़ी को परिभाषित कर सकता है। एक्सेल के पार्टनर प्रियांक स्वरूप ने बेंगलुरु में साइबर सुरक्षा शिखर सम्मेलन में ये बात कही। स्वरूप ने बताया कि भारत में 1400 से अधिक साइबर सुरक्षा स्टार्टअप हैं, लेकिन केवल 235 को वित्त पोषण मिला है और 6 सार्वजनिक हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगले 3 वर्षों में वैश्विक स्तर पर यह $377 अरब का अवसर है। भारतीय संस्थापकों के पास इस क्षेत्र में निर्माण का सुनहरा मौका है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार में किसान संवाद में कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। उन्होंने छोटे जोत वाले खेतों में मशीनीकरण और वैज्ञानिक नवाचार को बढ़ावा देने पर जोर देकर कहा कि इससे प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ेगी और कृषि लागत कम होगी।
कृषि मंत्री ने पशुपालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन जैसे वैकल्पिक आजीविका स्रोतों को बढ़ावा देने की बात भी कही। उन्होंने आवारा पशुओं से फसलों की सुरक्षा और देशी मवेशियों के दुग्ध उत्पादन में वृद्धि पर बल दिया। ICRA की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस साल खरीफ की बुआई में सालाना 4% की बढ़त दर्ज की गई है। ये नहीं, वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में कृषि क्षेत्र के ग्रॉस वैल्यू एडेड में भी 4.5% की बढ़ोतरी का अनुमान जताया गया है। इस बार धान की रोपाई में सबसे ज्यादा तेजी देखी गई। धान का रकबा पूरे 13.4% बढ़ा है। दालों की बुआई में 3.5% और मोटे अनाज जैसे मक्का, बाजरा आदि की बुआई में 3.7% की बढ़त दर्ज की गई। अडानी समूह के हवाई अड्डा शाखा ने भारत के 8 प्रमुख हवाई अड्डों पर 655 एकड़ भूमि पर शहरी विकास की योजना शुरू की है। पहले चरण में 114 एकड़ भूमि पर काम होगा, जिसमें मुंबई और नवी मुंबई में 50 एकड़ शामिल हैं। बाकी 60 से 65 एकड़ भूमि अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर, गुवाहाटी, बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम में विकसित की जाएगी। ये 3 चरणों वाली परियोजना हवाई अड्डों के आसपास आधुनिक शहरी सुविधाओं का निर्माण करेगी। दक्षिण कोरिया के शेयर बाजार में शुक्रवार को करीब 4 महीनों की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। इसकी वजह सरकार द्वारा पेश किया गया नया टैक्स संशोधन प्रस्ताव बताया जा रहा है। दक्षिण कोरिया का मुख्य शेयर सूचकांक कोरिया कंपोजिट स्टॉक प्राइस इंडेक्स 126.03 अंक या 3.88% गिरकर 3119.41 पर बंद हुआ। ये 7 अप्रैल के बाद सबसे बड़ी एक दिन की गिरावट है, जब इंडेक्स 5.57% गिरा था। मेटा प्लेटफॉर्म्स ने AI के लिए जरूरी विशाल बुनियादी ढांचे को सशक्त करने के लिए बाहरी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने की दिशा में सक्रिय कदम उठाया है। गुरुवार को एक फाइलिंग में कंपनी ने अपनी रणनीति के तहत $2 अरब की डेटा सेंटर संपत्तियों को बेचने की योजना की घोषणा की। सोशल मीडिया दिग्गज ने इस सप्ताह खुलासा किया कि वो अगले साल के भारी पूंजीगत खर्च को समर्थन देने के लिए वित्तीय साझेदारों के साथ डेटा सेंटर सह विकास के नए अवसरों की तलाश कर रहा है। अमेरिका में एक फेडरल जूरी ने टेस्ला पर 2019 में हुई एक दुर्घटना के पीड़ितों को $240 मिलियन से अधिक का भुगतान करने का आदेश दिया है। ये दुर्घटना कथित तौर पर कंपनी की खराब ऑटो पायलट ड्राइवर असिस्टेंट टेक्नोलॉजी के कारण हुई थी। 2019 में इस दुर्घटना में एक टेस्ला मॉडल 3 कार में ने देर रात सड़क किनारे तारों को निहार रहे प्रेमी युगल नाइबेल बोनावाइट्स लियोन और डिनल एंगुलो को टक्कर मार दी थी। इसमें 22 वर्षीय लियोन की मृत्यु हो गई थी, जबकि एंगुलो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अमेरिका और रूस के बीच बढ़ते तनाव से कच्चे तेल की वैश्विक आपूर्ति में व्यवधान का खतरा बढ़ गया है। इससे ब्रेंट क्रूड की कीमतें $80 से $82 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। विश्लेषकों के अनुसार ब्रेंट ऑयल के अक्टूबर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का शॉर्ट टर्म टारगेट $72.07 से बढ़कर $76 हो गया है। 2025 के अंत तक कीमतें बढ़ सकती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिमी एशिया के दूत स्टीव विटकॉफ ने तेल अवीव में हमास द्वारा बंधक बनाए गए इजरायली लोगों के परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान पीड़ित परिवारों ने उनसे बंधकों की जल्द रिहाई में मदद की गुहार लगाई। पीड़ितों को भरोसा दिलाया कि वो इजरायली सरकार के साथ मिलकर ऐसी योजना पर काम कर रहे हैं जिससे गाजा में संघर्ष को खत्म किया जा सके। किए गए हमलों में गाजा में कम से कम 18 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई, जिनमें से 8 लोग भोजन की तलाश में निकले थे। घटना गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के वितरण केंद्र के पास हुई, जहां भोजन के लिए आया याहिया यूसुफ ने बताया कि गोलियों से घायल 3 लोगों को उठाने के बाद उन्होंने चारों ओर खून से लथपथ अन्य लोगों को भी देखा। उन्होंने कहा, ये अब रोजमर्रा की त्रासदी बन चुकी है। यूक्रेनी सेना ने शनिवार को दावा किया कि उसने रूस के अंदर ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया है, जिसमें एक प्रमुख रिफाइनरी के साथ साथ एक सैन्य हवाई क्षेत्र और एक इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री भी शामिल है। हमला मॉस्को से लगभग 180 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में रियाजान स्थित तेल रिफाइनरी पर किया गया, जिससे उसके परिसर में आग लग गई। उठाते हुए सेना और पुलिस बल को यह अधिकार प्रदान किया है कि वो किसी भी अज्ञात या अनाधिकृत ड्रोन और मानव रहित हवाई वाहनों को बिना किसी पूर्व चेतावनी के रोक या मार गिरा सकते हैं। थाई रक्षा मंत्रालय द्वारा शनिवार को जारी दिशा निर्देशों के अनुसार यदि कोई ड्रोन बिना अनुमति के उड़ता पाया जाता है, यानी कि विशेष रूप से सुरक्षा गंभीर क्षेत्रों जैसे अन्य
सैन्य अड्डों, सरकारी प्रतिष्ठानों या सीमावर्ती इलाकों में, तो सेना या पुलिस को उसे तत्काल निष्क्रिय करने का पूरा अधिकार होगा। पाकिस्तान रविवार तड़के भूकंप से धरती कांप उठी। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप की तीव्रता 4.8 रही और इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। इससे पहले शनिवार को खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में 5.4 तीव्रता का भूकंप आया था। हालांकि अभी तक किसी जनहानि की खबर नहीं है। चीन और नेपाल के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित एक सत्कार समारोह में ओली ने कहा कि नेपाल चीन के साथ अपनी समय परीक्षित मित्रता को मूल्यवान समझता है और द्विपक्षीय संबंधों को और विकसित करने की आशा करता है। ओली ने आगे कहा, हम चीन के साथ अपनी समय परीक्षित मित्रता को विशेष रूप से महत्व देते हैं। चीन न केवल हमारा करीबी पड़ोसी है बल्कि हमारा विश्वसनीय विकास साझेदार भी है। दक्षिण अफ्रीका के वासन कैंप प्रांत में बर्ड फ्लू के नए मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन ने आम जनता और पोल्ट्री किसानों से सतर्क रहने की अपील की है। हालांकि अधिकारियों ने यह भी कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। प्रांत के कृषि विभाग की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार वासन केप के पाल के पास फार्म किए गए बतखों में जुलाई की शुरुआत में संक्रमण की पुष्टि हुई। संक्रमित बतखों और उनसे जुड़े मुर्गी समूहों को संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए स्वेच्छा से और मानवीय ढंग से मार दिया गया। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में शनिवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। लकी मरवत जिले में खेलते समय मोर्टार शेल फटने से 5 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 13 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। धमाके की जानकारी मिलते ही राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस विस्फोटक की उत्पत्ति और इलाके में उसकी मौजूदगी को लेकर जांच में जुटी है। ग्रेटर न्यूयॉर्क क्षेत्र में रात में स्थानीय समय अनुसार करीब 10 बजे न्यू जर्सी में एक हल्का भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 3.0 रिक्टर स्केल पर दर्ज की गई थी। इसका केंद्र लगभग 10 किलोमीटर की गहराई में था। वियतनाम के उत्तरी प्रांत डीएन बियन में बीते कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ के कारण भारी तबाही मची है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हाल के कुछ दिनों में 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 लोग लापता हैं। वियतनाम डिजास्टर एंड ड्रैग मैनेजमेंट अथॉरिटी के अनुसार लापता लोगों की तलाश और राहत कार्यों के लिए करीब 700 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों, मिलिट्री, स्थानीय स्वयंसेवकों और संगठनों के सदस्यों को लगाया गया है। ये टीमें बचे हुए लोगों को बचाने और राहत सामग्री पहुंचाने में दिन रात जुटी हुई है। जापान में लगातार तीसरे साल जुलाई का महीना सबसे गर्म रहा। मौसम एजेंसी के अनुसार इस बार तापमान सामान्य से 2.89 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने शुक्रवार को बताया कि जुलाई में देश भर का औसतन तापमान 1898 से अब तक का सबसे अधिक रहा, जो 2024 के पिछले रिकॉर्ड में 2.16 डिग्री सेल्सियस अधिक था। ओवल टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 374 रन का लक्ष्य रखा है। जवाब में तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 1 विकेट के नुकसान पर 50 रन बना लिए हैं। ओवल टेस्ट में भारत ने अपनी दूसरी पारी में 396 रन बनाए। इंग्लैंड की तरफ से जोश टंग ने 5 विकेट लिए। यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड के इस दौरे की शुरुआत और अर्धशतक के साथ की। ओवल टेस्ट में आकाशदीप ने अर्धशतक लगाने में कामयाबी पाई। ओवल टेस्ट की दूसरी पारी में भारत ने वॉशिंगटन सुंदर के तेज तर्रार बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 46 गेंद में 53 रन की पारी खेली। इनमें 4 चौके और 4 छक्के शामिल रहे। मकाओ ओपन में भारत का अभियान समाप्त हो गया। पुरुष एकल सेमीफाइनल में भारत के लक्ष्य सेन को हार का सामना करना पड़ा। पासाम ने न्यूकासल और बोर्नमथ के स्ट्राइकर कैलम विल्सन को साइन किया है। विल्सन ने क्लब के साथ 1 साल का करार किया। गोलकीपर आरोन रामसडेल लोन पर न्यूकासल से जुड़े गए हैं। रामसडेल इससे पहले साउथहैम्पटन में थे। लायनल मेसी को शनिवार देर रात खेले गए लीग्स कप मैच में के दौरान चोट लग गई। मेसी को मैच के 11वें मिनट में चोट के कारण बाहर जाना पड़ा। टॉटनहैम हॉटस्पर के कप्तान सन ह्यूंग-मिन इन गर्मियों के बाद क्लब को अलविदा कहने जा रहे हैं। इसके साथ ही सन का क्लब का 10 साल का रिश्ता समाप्त हो जाएगा। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।